शहर के सबसे बड़े होटल स्टारलाइट में अरमान सिंघानिया की शादी का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था। जितने भी शहर भर के दुनिया भर के वीआईपी लोग थे उस वक्त वहां उस शादी में मौजूद थे। और अरमान सिंघानिया उस वक्त शादी के कपड़ों में मंडप में बैठा हुआ अपनी दुल्हन के इंतजार करने के बजाय अपने ऑफिस का काम कर रहा था। उसके एक हाथ में लैपटॉप, दूसरे हाथ में उसका फोन था। साथ साथ उसके कुछ आदमी उसके आसपास खड़े हुए थे। सभी लोग जो कि उस वक्त शादी में आए हुए थे अरमान सिंघानिया को देखकर इस बात का अंदाजा अच्छी तरह से लगा रहे थे कि अपनी शादी के दिन भी इस बंदे को काम से फुर्सत नहीं है। आखिरकार सिंघानिया इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस जो है और उसके ऊपर कितने ही सारी जिम्मेदारी है। वहीं शादी में आए हुए कुछ लोग इस बात के बारे में गॉसिप कर रहे थे कि समझ में नहीं आ रहा कि अरमान सिंघानिया ने एक मिडिल क्लास लड़की को ही अपनी पत्नी बनाने का फैसला क्यों लिया है, जबकि अगर वह कहता तो शहर भर के एक से बढ़कर एक अमीर लड़कियां उससे शादी करने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसके जितना अमीर और डैशिंग, स्मार्ट और हैंडसम पूरे शहर में कोई नहीं था। वेल तभी पंडित जी की वहां एक आवाज गूंजती है कि जल्द से जल्द दुल्हन को बुलाया जाए। अब दुल्हन को बुलाने वाली बात सुनकर सामने खड़ी हुई एक औरत जल्दी ही 2 से 3 लड़कियों को लेकर दुल्हन के कमरे की ओर जाने लगती है ताकि वह वहां से दुल्हन को लेकर आ सके। लेकिन जैसे ही वह दुल्हन वाले कमरे की ओर बढ़ती है दुल्हन के पापा तुरंत उनका रास्ता रोक लेते हैं और कहने लगते हैं, अरे आप लोग चलिए, मैं अपनी बेटी को लेकर आता हूँ, बस थोड़ी सी तैयारी अभी बाकी है। ऐसा कहकर वह उन्हें टाल देते हैं और वापस से उन्हें नीचे शादी के मंडप की ओर भेज देते हैं। तभी उन सब लोगों में से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ एक इंसान बड़ी ही हैरानी से ये सब कुछ नोटिस कर रहा था। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अरमान सिंघानिया के दादाजी आलोक सिंघानिया थे, जिनके कहने पर ही अरमान सिंघानिया ये शादी कर रहा था। और क्योंकि उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि वह अपने पोते की शादी अपनी आंखों से देख सकें, दादाजी आलोक सिंघानिया, इसीलिए उन्होंने अरमान उसकी शादी तय कर दी थी। और शादी के लिए उन्होंने अपने ही ऑफिस में काम करने वाले एक क्लर्क मिस्टर मनोज मल्होत्रा की बेटी को चुना था। मिस्टर मनोज मल्होत्रा की बेटी का नाम प्रियंका था। प्रियंका को अरमान मल्होत्रा को दिखाया गया था और उसे बोला गया था कि अरमान की शादी प्रियंका से ही होगी। प्रियंका कम खूबसूरत लड़की थी, लेकिन वह किसी और से प्यार करती थी। साथ ही साथ उसके जिंदगी में अपने कुछ सपने थे। वह जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती थी, लेकिन जितना उसने अरमान से कारनामे बारे में सुना था उसके बाद से उसे अरमान से काफी ज्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि अरमान का एरोगेंट अंदाज और बर्ताव पूरे शहर से छुपा नहीं था। अरमान जब चाहे जिसे चाहे बर्बाद करने की हिम्मत और ताकत दोनों ही रखता था। इतना ही नहीं, अरमान सिंघानिया से पंगा लेने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक बार एक मॉडल ने अरमान सिंघानिया को भारी महफिल में प्रपोज कर दिया था और अरमान ने बिना किसी की परवाह किए उसका पूरा करियर, उसकी पूरी जिंदगी डिस्ट्रॉय कर दी। अरमान को लड़कियों से एक तरह से बहुत ही ज्यादा चिढ़ थी, और यह चिढ़ क्यों थी इसका उसके अपने खास रीजन थे, क्योंकि पास्ट में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद से उसका भरोसा हर चीज पर से उठ चुका था। इसलिए प्यार से, विश्वास से, हर चीज से उसका भरोसा उठ चुका था, जिसके बदौलत अब उसके जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना सबसे ज्यादा जरूरी बन चुका था। और उसी के बदौलत आज सिंघानिया इंडस्ट्रीज न केवल शहर भर के बल्कि पूरे देश के नंबर 1 इंडस्ट्रीज थी। वेल, अब जैसे ही बिना दुल्हन के वो औरतें वापस आई, आलोक जी को इस बात का एहसास हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो वह बिना किसी को भनक लगे उस कमरे की ओर जाने लगे जिस कमरे में प्रियंका यानी कि दुल्हन मौजूद थी। और जैसे ही वह वहां गए उन्होंने देखा कि उस कमरे में किसी के रोने की आवाज आ रही थी। अब आलोक जी काफी हद तक हैरान परेशान हो उठे और बिना किसी दरवाजे पर नॉक किए वह तुरंत अंदर चले गए। और जैसे ही वो अंदर गए उन्होंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी लड़की का हाथ मनोज जी ने यानी कि प्रियंका के पापा ने पकड़ रखा था, और साथ ही साथ प्रियंका के माँ उसे मार रही थी। अब जैसे ही आलोक जी ने ये देखा तो उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था और वह कहने लगे, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर। अब जैसे ही आलोक जी की रोबदार आवाज वहां गूंजी सभी हैरानी से आलोक जी को देखने लगे और वह लड़की जिसके हाथ मनोज जी ने पकड़ रखा था वो बुरी तरह से रोने रही थी। तभी आलोक जी कहने लगे, ये लड़की कौन है और इसको आप इस तरह से क्यों इसे मार रहे हैं, और प्रियंका कहाँ है? और क्या आप लोगों को सुनाई नहीं दिया पंडित जी दुल्हन को मंडप में बुला रहे हैं? बोलिए, जवाब दीजिए, प्रियंका कहाँ है? अब मनोज जी और साथ ही साथ मनोज जी की पत्नी सीमा जी दोनों सर झुकाकर खड़े हो गए और कहने लगे, हमें माफ कीजिएगा सर, प्रियंका यहाँ मौजूद नहीं है। अब मनोज जी ने जैसे ही हाथ जोड़कर आलोक जी से माफी मांगी, उनका गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ चुका था
और वह कहने लगे ये क्या बकवास कर रहे हो मनोज, तुम शायद भूल रहे हो तुम हमारे ऑफिस में काम करने वाले एक मामूली से आदमी हो, तो तुम इस तरह से हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हो। क्या तुम भूल गए हो इस वक्त यह इस शादी में शहर भर के सभी बड़े लोग, सभी हमारे बिजनेसमैन मौजूद हैं, और तुम हमें कह रहे हो कि तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं है। सच सच बताओ क्या बात है। अब जैसे ही आलोक जी ने ये कहा, मनोज उसकी पत्नी सीमा आगे आई, कहने लगी, मैं बताती हूँ सर क्या बात है। हम तो आपके इतने बड़े घर में हमारी बेटी की शादी हो रही है, इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे, और इसीलिए हमने गांव से हमारी ये नंद की बेटी को भी बुला लिया था। बहुत समय पहले एक एक्सीडेंट में इसके माता पिता मारे गए थे, क्योंकि यह गांव में अपनी नानी यानी कि मेरी सास के साथ रहती है, तो हमने सोचा कि यह शादी में आएगी तो शादी के कुछ फंक्शन में एक हाथ बटाएगी तो सही रहेगा। और इसने काम भी किए। हल्दी मेहंदी हर एक फंक्शन में इसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और घर के सारे काम किए। लेकिन आज जब हमने ने प्रियंका को लेने के लिए भेजा तो इसने हमें आकर बताया कि प्रियंका तो यहाँ है ही नहीं, वह तो भाग गई है। हमें पूरा का पूरा यकीन है कि इसी लड़की ने प्रियंका को भगाया है। ऐसा कहकर मनोज और साथ ही साथ उसकी पत्नी सीमा आस्था पर इल्जाम लगाने लगी। आस्था रो रही थी, चीख रही थी और कह रही थी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है मामी, आपको गलतफहमी हुई है। मैं कब से आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब मैं प्रियंका दीदी को लेने के लिए यहाँ इस कमरे में आई, प्रियंका दीदी उसे वक्त कमरे में मौजूद नहीं थी। आखिरकार आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं। ऐसा कहकर आस्था रोने लगी। रोने की वजह से उसकी खूबसूरत सी नाक एकदम टमाटर के जैसे लाल हो गई थी, जिसमें वह रोती हुई और भी ज्यादा खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। तभी आलोक जी मनोज और सीमा पर गुस्सा होते हुए बोले, हमें ये सब कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, हमें अभी इसी वक्त किसी और लड़की का इंतजाम करके दो। हम आज के आज ही ये शादी जरूर करेंगे। अगर आज ये शादी नहीं हुई तो पूरा का पूरा से सिंघानिया अंपार बर्बाद हो जाएगा, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि उसके बाद अरमान तुम्हारी क्या हालत करेगा, क्योंकि वह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी बिजनेस पर, अपनी फैमिली पर वह किसी तरह के कोई भी बेइज्जती या परेशानी या किसी भी तरह की कोई भी बात या कोई भी दाग वह बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अब मनोज और सीमा दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे थे। तभी अचानक सीमा आगे आई। आस्था का हाथ पकड़कर उसने तुरंत आलोक जी के सामने उसे पटक दिया। कहने लगी, हमें पूरा यकीन है सर, इसी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है और इसके भरपाई यही चुकाएंगी। अब अगर आप कहें तो हम अभी और इसी वक्त इस लड़की को शादी का जोड़ा पहनाकर मंडप में बैठा देते हैं। अब जैसे ही अचानक सीमा जी ने ये कहा, आस्था की हालत खराब हो गई और वह बहुत बुरी तरह से रोने लगी और कहने लगी, मामी जी आप ये कैसी बातें कर रही है। आप भला मेरी शादी ऐसे कैसे कर सकती है। अभी मेरे सपने हैं, मेरा करियर है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मुझे अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। आप या ऐसे कैसे इस तरह की बातें करके मेरी शादी करवा सकती है। मैंने आपसे कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया है, और मैं गांव से शहर सिर्फ और सिर्फ प्रियंका दीदी की शादी अटेंड करने के लिए ही आई हूँ। मैं उनकी शादी में उन्हें शादी से भगाने के लिए थोड़ा ही नहीं आई हूँ। आपको गलतफहमी हुई है। ऐसा कहकर आस्था बड़ी बुरी तरह से रोने लगी। और तब आलोक जी बड़े ही ध्यान से आस्था की ओर देख रहे थे। असल में तो आस्था उन्हें पहली नज़र में ही भाग गई थी, और अब आस्था इस तरह की बातें सुनकर वह काफ़ी हद तक थोड़ा सा परेशान भी हो गए, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते थे अरमान को लड़कियों का जॉब करना या फिर किसी भी औरत का घर से बाहर जाकर काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वह किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बीवी डॉक्टर बनना चाहे या ना चाहे। जबकि आस्था ने डॉक्टर बनना चाहती थी, क्योंकि उसके गांव में दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं था। इनफैक्ट जब उसके माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था, उन्हें सही समय पर इलाज नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। तब से आस्था ने कसम खा ली थी, अपनी जिंदगी का इकलौता मकसद बना लिया था कि वह डॉक्टर बनकर रहेगी और अपने गांव में ही अपना एक छोटा सा अस्पताल खोलेगी, या फिर छोटा सा क्लिनिक खोलकर लोगों की सेवा करेगी। और जिस तरह से उसके माता पिता की मौत हुई है, वह किसी और की मौत नहीं होने देगी। तो डॉक्टरी करना उसके नस नस में बस चुका था। लेकिन अब अचानक से शादी की बात सुनकर उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह ऐसे कैसे अचानक से शादी कर सकती थी। उसके जिंदगी का एक ही मकसद था, केवल डॉक्टर बनना ही उसका इकलौता और मात्र सपना था। तभी उसके मामी अचानक से आ गई और एक और चांटा उसने आस्था के मुंह पर दे मारा और कहने लगी, लड़की अपने फालतू की बकवास बंद कर। अगर तूने आज यह शादी नहीं की तो जानती हम लोग कितनी बुरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। इतना ही नहीं, अरमान सिंघानिया के आदमी हमारी जान ले लेंगे, वह तेरे मामा को गोली मार देंगे, गोली। अब तू देख ले तुझे क्या करना है। अगर तू हमारी लाश देखना चाहती है तो बेशक ये शादी मत कर। ऐसा कहकर वह बड़ी ही बुरी तरह से आस्था को मजबूर करने लगी। वही आस्था के आंसू थे कि काफी ज्यादा बह निकले। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या।
लेकिन तभी आलोक जी ने मनोज जी से कहा, इस लड़की को शादी के जोड़े में तैयार कर फटाफट से शादी के मंडप में बैठाओ। जैसे ही आलोक जी यह ऑर्डर देकर वहां से जा चुके थे और अब आस्था घुटनों के बल बैठकर बुरी तरह से रोने लगी, तभी अचानक उसके मामा अपने दोनों हाथ जोड़कर आस्था के पास बैठ गए और कहने लगे, आस्था बेटे, अपने मामा की जान और इज्जत दोनों ही बचा लो प्लीज। अगर तूने आज ये शादी नहीं की तो अरमान सिंघानिया हम सब की जान ले लेगा। तुम नहीं जानती कि वो गुस्से का कितना ज्यादा तेज है। उसके लिए जान लेना बहुत मामूली सी बात है। बेटी हमारी बात मान लो और शादी के लिए हाँ कह दो। ऐसा कहकर वो बड़ी ही बुरी तरह से रोने लगे। दोस्तों प्लीज़ मेरी यह न्यू स्टोरी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसे बहुत ज़्यादा प्यार देंगे और लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और ज़रूर बताएं कि आपको इसका पहला चैप्टर कैसा लगा। तब आस्था ने एक और कोशिश की और कहने लगी, लेकिन मेरी नानी का क्या होगा, मेरी नानी मेरे बगैर नहीं रह पाएगी। तभी मनोज जी कहने लगे, बेटा शायद तुम भूल रही हो, तुम्हारी नानी मेरी माँ भी है। तुम्हारा ध्यान रखने के लिए हमने उन्हें उस गाँव में तुम्हारे पास छोड़ रखा था, लेकिन अब मैं उन्हें हमेशा वहां से ले आऊंगा। बेटा बस तुम शादी के लिए हाँ कह दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी नानी को गांव से यहाँ अपने साथ में ही रखूंगा और उनकी दिन रात सेवा करूंगा। वैसे भी वह मेरी माँ है और मैं उनकी दिन रात सेवा करूंगा। अपनी नानी को लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। अभी के लिए बस तुम शादी के लिए हाँ कह दो, उसके बाद हम कुछ ना कुछ करके तुम्हें अरमान की ज़िंदगी से निकाल लेंगे। बस कुछ दिनों की ही बात है, कुछ दिनों तक इस शादी के रिश्ते को निभा लो प्लीज़ बेटा प्लीज़। ऐसा कहकर वो उसकी खुशामद करने लगे। अब आस्था पूरी तरह से मजबूर हो चुकी थी। आस्था जो कि अपने मामा के एक फ़ोन कॉल पर पूरे गांव में उछलने लगी थी, क्योंकि उसके मामा ने पहली बार उसे अपनी बेटी की शादी में शिरकत करने के लिए बुलाया था। साथ ही साथ हालांकि आस्था की नानी ने यानी कि मनोज की मां ने उसे मना भी किया था कि बेटी तुम इस शादी में मत चलो। अपनी बेटी और जमाई की मौत के बाद आस्था ही उनका इकलौता सहारा थी और उसकी दादी ने उसे बोला भी था कि मनोज अच्छा नहीं है, भले ही वह मेरा खून हो, मेरा बेटा हो, लेकिन तूने देखा नहीं शहर में जाकर वह इस तरह से बस गया है कि उसने एक बार भी अपनी बूढ़ी माँ की खैरो खबर नहीं ली। बस हर महीने के तौर पर घर खर्च के लिए पैसे भिजवा देता है और अपनी सारी जिम्मेदारी से आज़ाद हो जाता है। लेकिन आस्था काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थी क्योंकि वो में काफ़ी समय से गांव रह रहे थे। उसने शहर की दुनिया, शहर का माहौल, वहां के कोई फंक्शन नहीं देखा था। तब आस्था ने अपनी दादी को समझाया, कम से कम मनोज मामा ने उन्हें बुलाया तो है ना, और वैसे भी उनकी इकलौती पोती प्रियंका की शादी है तो उन्हें जरूर जाना चाहिए। जब आस्था ने काफ़ी ज़्यादा अपनी नानी को समझाया तब वो दोनों दादी पोती शादी में जाने के लिए तैयार हो गई और वह दोनों प्रियंका की हल्दी से 2 दिन पहले शहर में पहुंच चुके थे। शहर को देखकर आस्था काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। हालांकि उसे डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए भी शहर में ही आना था, तो इसीलिए आस्था ने सोचा कि वह शादी में जाएगी, साथ ही साथ शहर के रंग रूप ढंग, शहर का माहौल देख लेगी और किस तरह से उसे शहर में सरवाइव करना है उस बारे में कहीं ना कहीं ये सोचते हुए आस्था शहर में आई थी। और पूरे 2 दिन उसने अपनी मामी के साथ उनके बाजार का सारा काम, घर का खाना बनवाया था। इतना ही नहीं, उसकी मामी ने पूरी तरह से सारी जिम्मेदारी आस्था के कंधों पर ही दे दी थी। साग सब्जी लाना, घर में मेहमानों के देख रेख, खाना पीना, झाड़ू पोछा, बर्तन, हालांकि नौकर भी उन्होंने घर में काम करने के लिए लगाए हुए थे, लेकिन सब कुछ आस्था अपने निगरानी में ही करवा रहे थी। और बड़े ही जोरों शोरों से प्रियंका की हल्दी का फंक्शन भी हुआ था और मेहंदी का फंक्शन भी हुआ था। और फंक्शन के बाद रात के 2 बजे के वक्त जब अचानक आस्था की आंख खुली, उसने देखा कि प्रियंका किसी से रो रो कर बात कर रही थी। तब आस्था को उस पर कुछ शक भी हुआ था, लेकिन उसे अपनी दादी की कही हुई बात याद थी कि उसे किसी के भी मामले में नहीं घुसना है और ना ही किसी के बारे में ज़्यादा सोचना है। तो यही सोचकर आस्था चुप हो गई थी और उसने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन प्रियंका यूं इस तरह से घर शादी के वाले दिन शादी का मंडप छोड़कर भाग जाएगी, इसके बारे में तो आस्था ने दूर दूर तक कुछ नहीं सोचा था। उसके मुंह से सिर्फ और सिर्फ इतना ही निकला था कि उसने प्रियंका दीदी को किसी से बात करते हुए सुना था और इसी बात की गलतफहमी में उसके मामा और मामी दोनों ने ये समझ लिया कि आस्था ने ही प्रियंका को भगाया है। अब आस्था के पास कोई और रास्ता नहीं था और जल्दी ही उसे एक शादी का जोड़ा पहनाया गया था और उसके सर पर लंबा सा घूंघट डाल दिया गया। अरमान को इस बात के बारे में दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था कि उसकी शादी प्रियंका से नहीं बल्कि आस्था से होने वाली है। आस्था को तो उसने आज तक देखा भी नहीं था। अब जल्दी ही आस्था को दुल्हन बनाकर अरमान के ठीक बराबर में बैठा दिया गया। सौर अरमान सिंघानिया ने एक बार भी अपने बराबर में बैठी हुई दुल्हन की ओर नहीं देखा। उसका पूरा ध्यान उसे वक्त अगर किसी चीज पर था तो सिर्फ और सिर्फ अपने लैपटॉप और फोन की स्क्रीन पर। वह एक भी मूवमेंट, एक भी पल अपना काम बर्बाद नहीं करना चाहता था।
सिर्फ और सिर्फ उसे पूरे मंडप में आलोक सिंघानिया के अलावा किसी और को इस बात के बारे में दूर दूर तक एहसास नहीं था कि जिसकी शादी इस वक्त अरमान सिंघानिया से हो रही है, असल में ये वो लड़की है ही नहीं जिस लड़की को उन्होंने अरमान के लिए चुना है दुल्हन बदल चुकी। वेल जल्दी ही अरमान सिंघानिया ने पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए 7 फेरे कंप्लीट कर लिए और साथ ही साथ आस्था के मांग में सिंदूर भर दिया और मंगलसूत्र भी पहना दिया। आस्था का दिल काफी ज्यादा रो रहा था। अरमान सिंघानिया ने एक बार भी यह जानने की या देखने की कोशिश नहीं की उसकी बीवी कैसी दिख रही है, दुल्हन बनकर यहाँ क्या हो रहा था क्या नहीं। वह तो सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से अपने काम में खोया हुआ था और जब वह आस्था को मंगलसूत्र पहना रहा था तब आस्था के आंसू की कुछ बूंदें उसके हाथ पर गिरी। तब जाकर अरमान को थोड़ा सा अजीब लगा और उसने एक पल शादी के जोड़े की में सजी हुई अपनी दुल्हन की ओर देखा, लेकिन लंबा घूंघट होने की वजह से वह उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। वह ये केवल कुछ ही पल के लिए रुका और उसके बाद अरमान फिर से अपने फोन और काम में पूरी तरह से खो चुका था। आलोक जी ने जल्द ही आस्था की पूरी जन्म कुंडली अपने हाथों में मंगा ली थी, क्योंकि वह जिस लड़की को अपनी बहू बनाना जा रहे थे तो उसके बारे में सारी चीज उन्हें अच्छी तरह से जाननी थी। और जैसे ही आलोक जी की नज़र आस्था के माँ बाप पर डिटेल्स पड़ी जो कि एक्सीडेंट में मारे गए थे, तब आलोक जी के चेहरे पर कुछ अलग ही तरह के भाव आ जा रहे थे। तब आलोक जी मन ही मन में कहने लगे, मैंने तो सोचा था कि आज अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए शादी को करवा लूंगा और उसके बाद इस लड़की को 2 से 3 दिन के बाद तलाक देकर आज़ाद करवा दूंगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इस लड़की को जिंदगी भर मेरे पोते अरमान सिंघानिया की पत्नी बनकर ही रहना होगा। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए आलोक जी कहीं खो गए। जल्दी ही पूरे रीति रिवाज के साथ शादी के फंक्शन कंप्लीट हो चुके थे और एक जगह 4 लोग अपनी नजर झुकाए खड़े हुए थे। वह उस शादी के हॉल में अरमान सिंघानिया के बाद उस शादी का सबसे हैंडसम चेहरा कोई था तो वह 4 लोग ही थे। और 4 लोग में से एक अरमान सिंघानिया भाई और कजिन ब्रदर और दोस्त थे। साथ ही साथ वो 3 बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे जो कि बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर थे। उनमें से एक फेमस डॉक्टर था जो कि अरमान सिंघानिया का दोस्त और स्पेशली उसके साथ शादी अटेंड करने के लिए वो वहां आया था। लेकिन चारों का उस वक्त मूड काफी ज्यादा खराब था। सब के सब शेरवानी पहने हुए थे और एक से बढ़कर एक हैंडसम और चार्मिंग लग रहे थे। जितनी भी शादी हॉल में लड़कियां आई हुई थी सबकी नजरें बार बार जाकर उन पर ही ठहर रही थी, क्योंकि अरमान सिंघानिया को अब देखने का उनका कोई फायदा नहीं था। अरमान सिंघानिया की शादी हो चुकी थी तो इस वक्त वह चारों स्मार्ट लड़के सभी लड़कियों का क्रश बने हुए थे, लेकिन उन चारों का मुंह पूरी तरह से लटका हुआ था। उन चारों को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी दादाजी उनके पास जाकर खड़े हो गए और कहने लगे, क्या बात है, तुम चारों इस तरह से मुंह लटका कर यहाँ क्यों खड़े हुए हो? शादी में आए हो या किसी के मातम में आए हो? तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अपने दोस्त या भाई की शादी में नहीं बल्कि किसी की शोक सभा अटेंड करने के लिए तुम लोग यहाँ आए हो। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा, आकाश मुंह पिचका कर बोला था, क्या दादाजी, भाई की शादी को तो आपने करा दी। मेरा इकलौता दोस्त था, मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था उसकी शादी के लिए, लेकिन आपने हमें इतनी सी भी मस्ती करने नहीं दिया, इसलिए अब हम आपसे बात भी नहीं करेंगे। ऐसा कहकर आकाश ने फिर मुंह बना लिया। अब तक आलोक जी समझ चुके थे कि इन चारों को मौज मस्ती करने को मौका नहीं मिला है, इसी वजह से शायद ये सब मुंह लटका कर खड़े हुए हैं। तभी दादाजी कहने लगे, अच्छा अच्छा, अपना मूड सभी के सभी बिल्कुल ठीक करो और घर जाकर जो तुम लोगों को मौज मस्ती करनी है वह करते रहना, मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा। अब जैसे ही दादाजी ने ये कहा तब सुमित कहने लगा, क्या वाकई दादाजी, क्या आप हमें बिल्कुल भी पार्टी करने से नहीं रोकेंगे? पूरी रात हम लोग मजे करेंगे, अब वादा कीजिए कि आप हमें नहीं डांटेंगे। अब जैसे ही सुमित, जो कि उस शहर की अच्छी खासी कंपनी के बड़ी पोस्ट का सीईओ था, उसने इस तरह की बात की, उसके दादा आलोक जी उसकी ओर देखकर कहने लगे थे, तुम्हें देखकर कोई कह नहीं सकता है कि तुम्हारे नीचे कम से कम 600 लोग काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, बच्चों के जैसे हरकतें हैं तुम सबकी, ना जाने कब बड़े होंगे तुम लोग। अब अरमान की तो शादी हो गई है, अब धीरे धीरे तुम चारों की शादी भी करवा दूंगा, उसके बाद देखूंगा कि तुम लोग कैसे और किस तरह से पार्टी करोगे। अब जैसे ही दादाजी ने उन चारों के टांग खींची, वह चारों बुरी तरह से मुंह बनाने लगे और तभी उनमें से ध्रुव आगे आया और कहने लगा, दादाजी प्लीज अभी शादी वादी के बात हमसे मत कीजिए, ये हमारे हंसने खेलने कूदने के दिन है और शादी के चक्कर में हम अपनी जिंदगी बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने देंगे। और वैसे भी अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी मैं सिर्फ 26 साल का हूँ, क्या इस उम्र में कोई शादी करता है भला? और वैसे भी दादाजी अपने अरमान ब्रो की जो शादी करवाई है, अब वह बेचारे देखो अपनी बीवी को एक नज़र उठाकर भी नहीं देख रहे हैं। देखो जरा, अपनी बीवी से ज्यादा प्यार तो उन्हें अपना फोन और लैपटॉप से है, आपको दिख नहीं रहा है क्या? आपको पूरी शादी में सबके आकर्षक का केंद्र बने हुए हैं। वह ऐसा कहकर ध्रुव दादाजी को अरमान की ओर दिखाने की कोशिश करने लगा।
तब उसके दादा कहने लगे, अपने फालतू की बकवास बंद करो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम लोग क्या हो क्या नहीं हो। तब सुमित कहने लगा, हाँ यार आकाश, दादाजी से बहस करना बिल्कुल बेकार है। कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने जो अभी हमें रात को पार्टी करने की परमिशन दी है, कहीं उसे भी वो कैंसिल ना कर दें। तभी आहान कहने लगा, अच्छा अच्छा ठीक है दादाजी, अभी इस बात पर ध्यान देते हैं। हमने शादी में यहाँ मौज मस्ती नहीं की, अब हमें रात को मौज मस्ती करने देंगे। बस ऐसा कहकर आहान ने दादाजी को मना लिया। तब उसके दादा एक लंबी गहरी सांस लेते हुए वहां से चले गए। दादाजी के जाने के बाद सुमित कहने लगा, ना डोलना नाचना ना गाना बजाना, क्या यार ये कितनी बोरिंग शादी हो गई अरमान ब्रो की। कहने के लिए तो यह इस शहर का सबसे बड़ा रईस और हैंडसम मुंडा है, लेकिन यहाँ पर इतनी सी भी मौज मस्ती नहीं हो रही है। सब कुछ बड़ा ही फीका फीका सा लग रहा है। ऐसा कहकर एक बार फिर सुमित ने अपना मुंह चढ़ा लिया। तब ध्रुव कहने लगा, हाँ यार, लेकिन आप अपना मूड इस वक्त ठीक करो, और देखो शादी ऑलरेडी हो चुकी है। अभी फिलहाल आप सब एक काम करो, हैं घर जाकर भाभी के आने वेलकम की तैयारी करो। हमारे घर में तो कोई लेडीज वगैरह भी नहीं है जो भाभी के वेलकम की तैयारी करें, हम लोगों को ही सब कुछ करना होगा। तभी आकाश कहने लगा, यार शायद तुम लोग भूल रहे हो, पूरे के पूरे घर में लेडीज अगर कोई है तो भाभी ही होंगी, और उनको हम लोगों के बीच ऑकवर्ड ना फील हो तो हमें इस तरह का कुछ मेजरमेंट लेकर चलना होगा। और वैसे भी अरमान को तो देखकर लग रहा है कि वह जितना ध्यान अपने फ़ोन और लैपटॉप पर देने वाला है, वह भाभी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाला। और वैसे भी उसने ये शादी सिर्फ और सिर्फ दादा के लिए की है, तो ये बात हमें याद रखना चाहिए। तभी वो आकाश की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहने लगा, शायद तुम ठीक कह रहे हो यार, हमें अपने पार्टी से ज़्यादा भाभी का ध्यान रखना होगा। ऐसा कह कर चारों ही अपने आप कुछ प्लान्स बनाने लगे और उनमें से दो जल्दी वहां से विदा लेकर सिंघानिया मेंशन की ओर रवाना हो चुके थे, क्योंकि वहां जाकर उन्हें आस्था के वेलकम की तैयारी भी करनी थी। आस्था और अरमान की शादी कंप्लीट होने के बाद जल्दी ही विदाई का समय आ चुका था। इस बीच भले ही अरमान की शादी आस्था से हो गई हो, लेकिन उसने एक बार भी उसकी ओर देखना जरूरी नहीं समझा। उसका ध्यान अगर कहीं था तो सिर्फ और सिर्फ पूरी तरह से अपने काम पर। यहाँ आस्था ने भी अरमान की शक्ल नहीं देखी थी, उसे तो पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। उसकी नज़र अपनी नानी को ढूंढ रही थी। उसे इस वक्त इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आस्था ना तो वह शहर में रहती थी और ना ही शहर के बारे में उसे ज़्यादा कुछ खास नॉलेज थी। उसे खुद कोई आइडिया नहीं था कि आखिरकार उसकी शादी कितने बड़े मॉन्स्टर से हुई है। वे जल्दी ही विदाई का समय आ गया था और आस्था की जल्दी से दौड़कर उसकी नानी के पास आई थी और उसने उसे गले से लगा लिया और बुरी तरह से रोने लगी। आस्था ने जैसे उन्हें नानी कहकर बुलाया, गले लगाकर रो पड़ी। उन्हें अब इस बात के बारे में पता चल चुका था कि असल में जिसकी शादी आज यहाँ हुई है वह उनकी लाडली आस्था की हुई है। तो उनकी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहें क्या करें। उनकी आस्था की शादी इस तरह से कैसे हो गई, क्योंकि उन्होंने आस्था के बगैर रहने के बारे में अब तक सोचा तक नहीं था। उन दोनों को रोते हुए देख दादाजी जी अब थोड़ा सा परेशान हो गए थे। कहीं ना कहीं वो समझ चुके थे कि आस्था और उसकी नानी इसी तरह से रोती रही तो भरी महफिल में अरमान को इस बात के बारे में पता चल सकता है कि उसकी शादी जिससे हुई है वह प्रियंका नहीं है बल्कि आस्था हुई है। और अगर ऐसा हुआ तो यह उनके परिवार की इज्जत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। पूरी दुनिया के सामने उनकी फैमिली मजाक बनकर रह जाएगा। और अरमान सच्चाई जान गया तो वो उसके कहर से कोई नहीं बच पाएगा। और फिर आस्था को अरमान किसी भी कीमत पर को अपने साथ घर लेकर नहीं जाएगा। वो अपने पोते के गुस्से को अच्छी तरह जानते थे, इसीलिए उन्होंने मनोज को कुछ इशारा किया कि वह अपनी माँ को अभी और इसी वक्त यहाँ से लेकर जाए, क्योंकि अगर वो अंदर अपनी माँ को लेकर नहीं गए तो उसकी माँ रो रो कर सबके सामने इस बात के बारे में बयां कर देगी कि उनकी पोती की नहीं बल्कि ये उनकी नाती आस्था है जिसकी शादी धोखे से अरमान से हुई है। कहीं वो सवाल जवाब ना करने लगे। आहान और ध्रुव दोनों नानी को इतनी बुरी तरह से आस्था से लिपट कर रोते हुए देख रहे थे, वह दोनों आपस में बात करने लगे। आहान ने कहा, भाई ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर, कहीं नानी को हमारे भाई के बारे में पता तो नहीं चल गया ना कि हमारा भाई कितना ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है, इसीलिए तो ये भाभी से इस तरह से चिपक कर फुट फुट कर रो रही है। तभी ध्रुव बोला था, यार चाहे कुछ भी कहो, मुझे तो बेचारी ग्रैंड नैनी के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। तभी आहान कहने लगा, तुम इस तरह से बोल रहे हो, भाभी की नहीं बल्कि तुम्हारी ही दादी हो। तभी ध्रुव कहने लगा, वह सब तो ठीक है यार, पर तूने देखा किस तरह से रोना धोना चल रहा है। वैसे भी आज के जमाने में इस तरह से कोई रोता है क्या? ऐसा लग रहा है कि भाभी को हम सबके सामने किडनैप करके लेकर जा रहे हैं। आहान ने अपनी कोहनी ध्रुव को मारी और उसे घूर कर कहने लगा, यार तू अपनी बकवास बंद कर, जब देखो तेरे दिमाग में ये किडनैपिंग, अगवा या कोई ना कोई क्रिमिनल ख्याल आते रहते हैं।
अंडस को ध्रुव कहने लगा, वह सब तो ठीक है यार, पर तूने देखा किस तरह से रोना धोना चल रहा है। वैसे भी आज के जमाने में इस तरह से कोई इतना रोता है क्या? ऐसा लग रहा है कि भाभी को हम सबके सामने से किडनैप करके लेकर जा रहे हैं। आहान ने उसे अपनी कोहनी ध्रुव को मारी और उसे घूर कर कहने लगा, यार तू अपनी बकवास बंद कर, जब देखो तेरे दिमाग में ये किडनैपिंग, अगवा या कोई ना कोई क्रिमिनल ख्याल आते जाते रहते हैं। कितनी बार कहा है तुझे कि यह क्रिमिनल वेब सीरीज थोड़े से कम देखा कर। ऐसा कहकर आहान ध्रुव की बातों से इरिटेट होने लगा। ध्रुव ने कहा, तुम देखना एक दिन मेरे ये सारे थॉट तुम लोगों के बहुत काम आएंगे। ऐसा कहकर वह अपना कॉलर ऊंचा करने लगा। तब आहान ने उसे कहा, फालतू की बकवास छोड़ो, फटाफट से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि भाई हमें यही छोड़कर चले जाए। तुम तो जानते हो ना भाई को गुस्सा। वे जल्दी ही आहान और ध्रुव चुपचाप फिर से सर झुकाकर अरमान के ठीक पीछे जाकर खड़े हो गए। अब तब दादाजी आलोक जी ने मनोज के द्वारा उसकी मां को तो अंदर भिजवा दिया था। साथ ही साथ सभी मेहमानों को विदा करने के बाद वह आस्था को लेकर चलने का इशारा करने लगे। लेकिन आस्था के कदम जहां थे वहीं के वहीं खड़े के खड़े रह गए। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह अरमान के साथ एक भी कदम आगे बढ़ा सके। और फिर जैसे तैसे धीरे धीरे मनोज जी की पत्नी यानी कि आस्था के मामी उसे खींचते खींचते थोड़ा सा आगे लेकर जाने लगी। लेकिन आस्था बड़ी ही धीमी धीमी रो रो कर सिसक कर चल रही थी। वहीं अरमान को उसके दादाजी ने सख्त इंस्ट्रक्शन दिए थे कि उसे दुल्हन के साथ साथ ही चलना है। लेकिन आस्था का इस तरह से धीरे धीरे चलने पर अरमान बहुत ही ज्यादा चिढ़ गया और अब उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया। तभी अचानक अरमान रुका और उसने आगे बढ़कर रास्ता को गोद में उठा लिया। अब जैसे उसने आस्था को इस तरह से अपने गोद में उठाया, अब जितने भी लोग उस वक्त वहां मौजूद थे सभी ने जोरों से तालियां बजानी शुरू कर दी। अरमान ने गुस्से से सबको घूरने लगा। सबको तो यही लग रहा था कि अरमान एकदम से रोमांटिक हो गया है। उसने अपनी नई नवेली दुल्हन को गोद में जो उठा लिया था। लेकिन अरमान ने उसे गोद में इसलिए उठाया था कि क्योंकि आस्था बड़े ही धीमे धीमे और कदमों से चल रही थी और अरमान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपने घर पहुंचकर अपना काम कंटिन्यू करना था। तो इसीलिए उसने दुल्हन को गोद में उठा लिया था। अब ध्रुव और आहान हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। ध्रुव तो जैसे पत्थर के जैसा जम सा गया था। वो आहान से कहने लगा, यार मुझे पिंच करके तो देख, क्या मैं कोई यह सपना तो नहीं देख रहा हूँ? तब आहान ने जोरों से उसकी कमर में नोच ली और वह चिंख पड़ा, दर्द से करहाते हुए कहने लगा, बेवकूफ, तुझे पिंच करने के लिए बोला था, इस तरह से बिल्ली की तरह नोचने के लिए नहीं। आहान ने कहा, यार मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मेरे अरमान भाई जिन्होंने आज तक अपने आसपास लड़कियों को फटकने तक नहीं दिया, उन्होंने आज भाभी को पहले ही दिन गोद में उठा लिया। कहीं हमारी भाभी ने आने से पहले ही हमारे भाई के दिल पर कब्जा नहीं जमा लिया। ऐसा कहकर वो मुस्कुराने लगा। तभी ध्रुव क्रिमिनल वाला दिमाग चलाने लगा। उसने कहा, तू गलत समझ रहा है, तुझे क्या अरमान ब्रो के बारे में पता नहीं है? जरूर उसके पीछे भी उनका कोई ना कोई मकसद रहा होगा। अब चल फटाफट, अगर हम यही खड़े रहे बकवास करते रहे तो वो हमें छोड़कर चले जाएंगे। जल्दी ही अरमान ने आस्था को ले जाकर गाड़ी में बैठा दिया। आस्था अब और भी ज्यादा डर गई और सहम कर बैठ गई। अरमान ने पहली बार किसी लड़की को इस तरह से अपनी गोद में उठाया था तो उसके लिए कुछ अलग की तरह का एहसास था। उसे उसकी बिंबी एकदम हल्की फुल्की सी लगी थी। तब आलोक जी हल्का सा मुस्कुराते हुए वहां से अपनी कार में जा बैठे थे। अरमान आस्था के ठीक बराबर आकर बैठ गए और अरमान ने एक बार फिर से अपना काम करना शुरू कर दिया। आस्था बेचारी से घूंघट में से कार की खिड़की से झांक रही थी कि उसे आखिरी बार उसकी नानी का चेहरा देखने को मिल जाए। लेकिन वहां उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब तो उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकल रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी वह शादी का वक्त इतना रो चुकी थी कि उसकी आंखों के आंसू भी सूख चुके थे। जल्दी ही गाड़ी सिंघानिया मैंशन की ओर रवाना हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर आकाश और सुमित आस्था के गृह प्रवेश के लिए जो कुछ भी उनसे बन पड़ा था वह सारी तैयारियां कर रहे थे। वह सारी तैयारियां उन्होंने टीवी में या यूट्यूब वीडियो सर्च करके की थी, क्योंकि उन्हें रस्मों रिवाजों का कोई खास नॉलेज नहीं था कि आखिरकार नई नवेली बहू का स्वागत किस तरह से किया जाता है। और इसीलिए उन्होंने जैसे आरती की थाली तो जैसे तैसे तैयार कर ली। लेकिन अब कलश में क्या क्या भर के रखें और किस तरह से कलश भरें, थोड़ा बहुत उन्होंने यूट्यूब से सर्च करके जो भी सामान रेडी किया था और अब खुश होकर दुल्हा दुल्हन का इंतजार करने लगे। जल्दी ही उनकी कार मैंशन पर आकर रुकी। अरमान एक बार फिर सिंघानिया मैंशन में तरफ एंट्री कर चुका था। आस्था की मामी ने उसे घूंघट उठाने से सख्त मना किया था कि वह किसी भी कीमत पर घूंघट नहीं उठाएगी जब तक कि वह अपने ससुराल नहीं पहुंच जाती। कहीं ना कहीं उसकी मामी को अभी इस बात का डर था कि अगर अरमान सिंघानिया को दुल्हन बदलने वाली बात के बारे में पता चला तो अरमान सिंघानिया उन सबको गोलियों से उड़ा देगा। क्योंकि अरमान सिंघानिया के बारे में काफी हद तक नेगेटिव बातें ही पूरे के पूरे शहर भर में फैली हुई थी कि अरमान सिंघानिया को धोखा देने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
और अरमान अपने गुस्से में किसी की भी जान ले सकता था। एक तरह से मौत का दूसरा नाम है अरमान सिंघानिया। आस्था को कार से उतारने वाला वहां कोई नहीं था। तब एक नौकर ने आस्था के लिए गेट का दरवाजा खोल दिया। आस्था नीचे तो उतर गई, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे किस ओर जाना है, क्योंकि उसने घूंघट ओढ़ रखा था, इसलिए उसे रास्ता समझने में मुश्किल हो रही थी। फिलहाल आस्था की जगह खड़ी तो हो गई थी, अब आस्था को समझ में नहीं आ रहा था कि वह किसी ओर जाए, हालांकि उसने कोशिश